नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है साथियों, पशु परीक्षण के विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज जारी है, जिसमें आपके पार्ट 2 है। ये मॉक टेस्ट पेपर नंबर 10 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 50 प्रश्नों को किया था। 50 प्रश्नों को हमने अच्छे से डिटेल के माध्यम से, ट्रिकों के माध्यम से और बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ याद कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं इस मॉडल पेपर में। जैसा आपको पता है, डेली आपको एक मॉक टेस्ट करवाया जाता है, तो सभी साथी जो जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि किस प्रकार से याद करवाया जाता है यहाँ पर, और संपूर्ण मॉक टेस्ट करवाया जाता है। तो जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, ये जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ और आपकी जिम्मेदारी बनती भी है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी आप काम करो, चाहे आप पढ़ाई करो या कोई और काम करो या पढ़ाओ या कुछ भी आप कर रहे हो, उसमें हर एक चीज़ में अगर आपको जो है आगे बढ़ने की सफलता मिलती है, तो भी आप उस पे निरंतर कार्य कर पाते हैं। तो हमारी निरंतरता बनी रहेगी, आपके लिए अच्छी-अच्छी क्लासें हम देते रहेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए साथियों, तो सपोर्ट आप ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो साथियों, बढ़ते हैं आपके प्रश्नों की ओर, और मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। ठीक है, चलिए तो आ जाइए मेरे दोस्त। बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से एक एक प्रश्न की व्याख्या के माध्यम से हर एक ऑप्शन को समझा है और जाना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन 50 प्रश्नों को हमने व्याख्या के माध्यम से, जहां ट्रिकों की आवश्यकता थी, ट्रिक लगाई और उन सबको किया था। अच्छा, आपसे दो प्रश्न पूछे गए थे कि जी, ये जो 6 छावनियाँ मैंने आपको बताई थी, याद करवाई थी, ये अपनी ट्रिक थी। ए नन्ही ब्याह देखन चली। अच्छा, इस ए नन्ही ब्याह देखन चली से आपको ये तो समझ आ गया, नसीराबाद ए से, न से आपका नसीराबाद, ए से आपका एरनपुरा, और नी से आपका नीमच, नी से आपका नीमच, ब्याह से आपका ब्यावर, दे से आपकी देवली और खैर से आपकी खैरवाड़। तो मैंने प्रश्न पूछा था आपसे और आप सभी ने जवाब दिया, उसके लिए सभी के लिए धन्यवाद। क्योंकि प्रश्न था आपका कि 1857 की क्रांति में ऐसी दो छावनियां कौन सी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर है ब्यावर और खेरवाड़। तो ब्यावर और खेरवाड़ छावनी, इन दोनों ने जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था और आप सभी ने आंसर दिया, उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े अपने, आ जाइए अपने 51 प्रश्न पर हम जाने वाले हैं। और सभी प्रश्नों के आपने, और भी प्रश्न आपसे पूछे थे, तो उन सभी का आपने आंसर दिया अच्छे से। ठीक है, दूसरा प्रश्न था आपका राजस्थान का ताजमहल को लेकर, और यह कहाँ स्थित है। ये आपके दो प्रश्न थे कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं और कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इससे रिलेटेड प्रश्न था आपका, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं। तो ये आपने बताया बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन हमने पूछा था हमसे राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी ने जवाब दिया, और जिन्हें नहीं आता वो जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल है, और जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और ये स्थित कहाँ पर है, दूसरा पॉइंट था हमारा, कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है। सफ़ेद संगमरमर से ये बना हुआ है। हालांकि ताजमहल से मतलब ये नहीं है कि इसकी बनावट जो है आगरा के ताजमहल जैसी है, वो अलग है। लेकिन इसे कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल, या फिर आपको राजस्थान की जगह देखने को मिल सकता है मेवाड़, मेवाड़ का ताजमहल भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए बड़े आगे, आ जाइए। चलिए तो आज अपन 51 प्रश्न से करने वाले हैं। 50 तक हमने कर लिया। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपके जोधपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आज से, आज का टेस्ट जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 51 से। तो आप सभी जानते हैं, प्रश्न है आपका डांग की रानी किसे कहा जाता है, और इसका आंसर भी आप लोगों ने दिया है, तो सभी को शुक्रिया। और आंसर हो जाएगा आपका करौली, करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है, करौली में आप सभी को मालूम है कैला देवी माता का मंदिर है। उन्हें डांग की महारानी भी कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डांग की महारानी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त, कि भानगढ़, सीरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है। तो भानगढ़ से आपको प्रश्न आना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन में दे रखा है आपको केंद्रीय अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र की पहाड़ियों में। तो आप सभी को पता है भानगढ़ कहाँ है। भानगढ़ आपका अलवर में है। अलवर में है। तो अलवर कहाँ पड़ता है आपका। अलवर पड़ता है आपकी उत्तरी अरावली प्रदेश में। अलवर आपका उत्तरी अरावली प्रदेश में पड़ता है। तो भानगढ़ से ये आपको, इससे आपको अगर सीरावास और बिलाली का पता नहीं है लेकिन आपको भानगढ़ का पता है तो आप इसका आंसर सही कर पाएंगे। बिलाली कोटपुतली बहरोड में है, 780 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। भानगढ़ आपका अलवर जिले में 650 मीटर ऊंचाई, और सीरावास भी अलवर में है जिसकी 650 मीटर ऊंचाई हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपका, आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा था। तो आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस कर्नल जेम्स टॉड जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 54, कोठारी नदी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। तो कोठारी नदी के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी का अववाह क्षेत्र है, ये सत्य हो जाएगा। बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे है, ये भी सत्य हो जाएगा। यह राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर में बहती है, ये आपका असत्य हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल कोठारी नदी का उद्गम दिवेर की पहाड़ियों से ही होता है। यह राजसमंद भीलवाड़ा में बहती है, मांडलगढ़ के समीप बनास में मिल जाती है। जबकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आपको एक दूसरा और शब्द दिया, उदयपुर, जो कि गलत है। राजसमंद और भीलवाड़ा में तो बहती है, प्रवाह क्षेत्र है इसका, लेकिन उदयपुर में नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मानसी वाकल नदी का उद्गम फूलवारी के नाल अभ्यारण्य। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न, चोलिया जलप्रपात को लेकर। चोलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है आपके चोलिया जलप्रपात के नीचे बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है। तो लिथोसॉल्स कहलाती है आपकी पर्वतीय मृदाएं। पर्वतीय मृदाओं को लिथोसॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कि राजस्थान की कौन सी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जो कांकनी नदी है, कांकनी नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 59 प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा केप बेथोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। थॉर, हॉलीवुड की मूवी वाला थॉर ना समझिएगा, ठीक है। कैर और थॉर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है आपका रेतीले मैदान। रेतीले मैदान जो है कैर और थॉर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से आरंभ होती है, प्रारंभ होती है, वह स्थान कौन सा है। तो वो स्थान हो जाएगा आपका अरब सागर तल। अरब सागर तल से आपकी अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जो जड़ है वो प्रारंभ होती है। अरावली पर्वतमाला का उद्गम सुदूर दक्षिणतम क्षेत्र अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप यानी मिनीकॉय द्वीप है, वहां से माना जाता है। इसी कारण अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अरावली का पिता कौन हो जाएगा, तो अरब सागर हो जाएगा। अरावली का पिता कौन हो जाएगा मेरे भाई, अरब सागर हो जाएगा। और इसका जो प्रारंभ हो रहा है, उद्गम सुदूर दक्षिणतम जो बिंदु है वो आपका मिनिकाय द्वीप से हो रहा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नेक्स्ट है आपका, मानसूनी सवाना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। इस प्रकार की वनस्पति में आम, शीशम, सागवान, सहतूत, बांस, जामुन, खेर आदि वृक्ष जो है बहुतायत से पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका 62, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राजस्थान राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी है हमसे, तो ये हो जाएगी आपकी बनास नदी। बनास नदी जो है सबसे लंबी नदी है और पूर्णतः बहती है। राजस्थान की राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास हो जाएगी। ये चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। अपना प्रश्न नंबर 63 है आपकी स्क्रीन पर। 63 प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसे किस नाम से और जाना जाता है। तो जीवाश्म उद्यान के नाम से उसे जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान कहे या फिर कहे जीवाश्म उद्यान। ठीक है।
चलिए, नेक्स्ट है आपका 64। मिट्टी की उर्वरता को कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वोपयुक्त है, यानी सर्वाधिक जो उपयोग होती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो है आपकी गोबर व हरी वनस्पति की खाद। गोबर व हरी वनस्पति खाद आप सभी जानते हैं मिट्टी की उर्वरता के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, बेहतरीन मानी जाती है। ठीक है, चलिए। भूमि में हरी खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट व जैव उपचार आदि का प्रयोग करना चाहिए। इससे मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है। नेक्स्ट है आपका 65 प्रश्न। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपके बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर, बीछवाल बीकानेर राजस्थान में 1993 में स्थित हुई थी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका 66। राजस्थान की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना गंगा नहर सिंचाई परियोजना किस रियासत में प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी आपकी बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में ये परियोजना 1927 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई? 1927 में प्रथम नहर सिंचाई परियोजना गंगा नहर सिंचाई परियोजना शुरू हुई बीकानेर में। चलिए, राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 आपकी लोकसभा सीटें हैं और 10 जो है आपकी 10 जो सीटें हैं ये है आपकी राज्य राज्यसभा वाली। ठीक है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर आपके हो जाती है 35 जो सीटें विधानसभा में आपके कैंडिडेट चुन कर जाते हैं। ठीक है, चलिए। गिरल परियोजना संबंधित है, तो गिरल परियोजना आपके ताप विद्युत से संबंधित है। राजस्थान में नमक सर्वाधिक उत्पादन किस झील से होता है? तो राजस्थान में अगर पूछा जाए कि नमक का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो ये हो जाएगी आपकी सांवर से। सांवर झील में देश के कुल नमक का उत्पादन का 8.7% उत्पादन होता है। ठीक है, सर्वाधिक हो जाएगा। चलिए, यहाँ से होती है आपकी साइंस स्टार्ट। प्रश्न नंबर है 86 है। तो किस धातु की बनी मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज व रेल के पुर्जे बनाने में किया जाता है? तो हवाई जहाज और रेल के पुर्जे बनाने में आपके एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में जंग वगैरह लगने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है। तो दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग हो जाएगा बैगनी कलर। कौन सा कलर हो जाएगा? कौन सा कलर हो जाएगा? बैगनी कलर हो जाएगा मेरे भाई, बैगनी कलर। ये जो कलर देख रहे हैं आप, ये कलर है दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखने वाला कलर। ठीक है, चले। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88वां कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित आपकी युक्ति हो जाएंगी, एक तो डायनामो हो जाएगा और दूसरा आपका विद्युत मोटर हो जाएगा। डायनामो और विद्युत मोटर दोनों ही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अच्छा, डायनामो और विद्युत मोटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मेरे भाई ये शब्द आपको याद रखने हैं कि डायनेमो जो है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को करता है आपके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जबकि आपके विद्युत ऊर्जा है, जो विद्युत मोटर है, ये विद्युत ऊर्जा को कहाँ कन्वर्ट करती है? विद्युत ऊर्जा को करती है आपके यांत्रिक ऊर्जा में। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनेमो, और विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। दोनों ही एक दूसरे का पूरक समझ सकते हैं आप, विपरीत। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है आपका 89 का प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया है, तो ये हो जाएगा आपका रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर विधि के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से विद्युतों निम्नलिखित धातुओं में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? सर्वाधिक हीन चालक होगा आपका सीसा। सीसा जो है धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक होता है, जबकि लोहा, सिल्वर, स्वर्ण विद्युत का अच्छा चालक होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं शीशे में करंट के लिए यूज नहीं करते ना शीशा, इसीलिए तो है ये। कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, सोच के आप इसको आंसर दे सकते हैं। पढ़ा नहीं भी है तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप थोड़ा सा सोच के आंसर राइट कर देंगे।
चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु को छोटी छवि जो उसके सामने रखी जाए? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। इन शब्दों को आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण से सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। वस्तु से छोटा बनता है, तभी तो इतना एरिया अपने इसमें यूज करते हैं ना, गाड़ियों के जो शीशा मिरर होते हैं उनमें यूज करते हैं, क्योंकि इतना बड़े एरिया को वो छोटे से उसमें करके आपको क्लियर दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और सीधा बनता है, आभासी होता है, छोटा, सीधा और आभासी। ठीक है, चलिए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल जो है निम्न घनत्व के कारण जो है वायुमंडल में तैरते हैं। किस कारण तैरते हैं मेरे दोस्त? निम्न घनत्व जो होता है बादलों का वो बहुत ही कम होता है, इस कारण से ही जो है वो वायुमंडल में इधर उधर तैरते हुए आपको दिखाई देते हैं। चलिए, व्याख्या देखें तो व्याख्या है मेरे भाई कि बादल का निर्माण या बर्फ के हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है। इन नन्हे कणों का घनत्व इतना कम होता है कि ये हवा से आसानी से तैरने लगते हैं। बादलों के सघन बादलों के सघनन के कारण जो बूंदें हैं बनती हैं, ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा ठंडी हो जाती है, यानी गर्म हवा ऊपर उठने के बाद में ऊपर ही आपके ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलिए, बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट आपके एल्यूमिनियम को कहा जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, शोषण होता है। नाम से ही आप जो है आंसर दे पा रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण करना, अवशोषण करना एक ही चीज हो गई ना। ऊष्मा क्षेपी, जहाँ पे ऊष्मा का जो है निर्माण हो रहा है, ऊष्मा क्षेपी क्षेपण कर रही है, क्षेपना, है ना। और ऊष्मा शोषी क्या हो गई आपकी? ऊष्मा का शोषण करना, अवशोषण करना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए हम नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। नाइट्रोजन पादपों का एक आवश्यक तत्व है। गेहूं की फसल के लिए नाइट्रोजन उर्वरक एक परम आवश्यक उर्वरक है। गेहूं को उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अपरिहार्य होती है, आवश्यकता होती है आपके नाइट्रोजन की। ठीक है, चले, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो आपके एमाइड रूप में पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बिल्कुल, मनुष्य में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपकी लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिका यानी कि आपके आरबीसी, आरबीसी में आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, निम्न में से पौधों के लिए सूक्ष्म मांत्रिक तत्व क्या है? तो पौधों के लिए सूक्ष्म मांत्रिक तत्व है आपका आयरन। आयरन जो है सूक्ष्म मांत्रिक तत्व हो जाएगा पौधों के लिए। ठीक है, चलिए, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो रेगिस्तान पैदा होने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जो वनस्पति होती है रेगिस्तान में आपके जीरोफाइट्स प्रकार की पाई जाती है। आपने जियोग्राफी में बिल्कुल पढ़ा है ये कि जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है हमारे रेगिस्तान में, मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, चलिए, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है साथियों। चलिए, बढ़ते हैं आगे। आपका 101वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। तो ये है आपकी ऊष्मा के रूप में। ठीक है, चलिए, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है अब, तो उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? भाई, दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना में घायल है, तुरंत ही ब्लड की जरूरत है, तो अब ब्लड की जांच करे उसके लिए तो समय है नहीं, इतने में तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो आपको कौन सा ब्लड समूह जो है उसे दे देना चाहिए तुरंत ही? तो ये हो जाएगा आपका ORH। ठीक है, ये जो ओ ब्लड ग्रुप है ये आपको दे देना चाहिए। प्रश्न नंबर है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है आपके विषाणु से। किससे उत्पन्न होता है? विषाणु से उत्पन्न होता है मेरे दोस्त हाइड्रोफोबिया।
104वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कुल जीवित पदार्थों को किससे दर्शाया जाता है? जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो कुल जीवित पदार्थ होते हैं उनको किससे दर्शाया जाता है? तो उन्हें दर्शाया जाता है आपके जैव भार के पिरामिड द्वारा। किससे? जैव भार के पिरामिड के द्वारा खाद्य श्रृंखला में जो कुल जीवित पदार्थ होते हैं उनको दर्शाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 105वां, अगस्त 2023 में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को जो है 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, अब आते हैं आपके एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न। एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्न यानी 45 नंबर 45 मार्क्स 45 प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेरे साथियों। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने एनिमल हस्बेंड्री के प्रश्नों पर। चलिए, पहला प्रश्न है आपके, यानी प्रश्न संख्या है आपकी 106, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स NVAGR कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके करनाल, करनाल हरियाणा में। हरियाणा मतलब HR, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है आपकी NVAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऊंट के अमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित रहता है? तो ऊंट के अमाशय में आप सभी को पता है ओमेजम जो भाग है ये अनुपस्थित रहता है। ओमेजम आपके ऊंट में अनुपस्थित रहता है और ये जो है आपका ओमेजम जो लिखा हुआ है ये आपको लिखा हुआ ऐसे भी मिल सकता है, जम की जगह आपको ओ में सम भी देखने को मिल सकता है, ओमेसम भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ओमेजम और ओमेसम एक ही है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ओबोमेजम लिखा हुआ है, ये आपको देखने को मिल सकता है ओमेसम। ओमेसम, ओमेसम क्या है? ओमेसम यानी कि ओबोमेजम, ये इसे आप कहते हैं, इसका अन्य नाम आप कह सकते हैं, इसको कहते हैं आपके सत्य अमाश्य, सत्य अमाश्य, या फिर कहे वास्तविक पेट, वास्तविक पेट इसको कहते हैं, वास्तविक पेट इसको कहते हैं, ठीक है, ओबोमेजम को। और ये जो यहाँ पे केमेन लिखा हुआ है, केमेन को आपको देखने को मिलेगा, केमेन को आपको रूमेन देखने को मिलेगा। ये क्या है? रूमेन, ठीक है। तो और रेटिकुलम आपका है ही। तो ये जो चार भाग होते हैं आपके रूमिनेंट पशुओं में, पेट के चार भागों में बांटा जाता है, जिसमें आपके रूमिनेंट पशु में आते हैं आपके इन्हें गाय भैंस भेड़ बकरी, जिन्हें हम यूरिया खिला सकते हैं, ठीक है। जबकि ऊँटों में जो है आपके ओमेजम जो है उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बढ़े आगे, आ गया समझ? आ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राठी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राठी गाय का प्रजनन केंद्र आपके नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। उत्पत्ति स्थान इसका अलवर राठ क्षेत्र है और इसे राजस्थान के कामधेनु कहते हैं। यह नस्ल बीकानेर, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, बड़े आगे आ जाइए मेरे दोस्त। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपकी चल रही है साथियों, तो आपका फर्ज बनता है कि हमारी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। वर्ष 2021-22 में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो 21-22 की जो गण में आपके राजस्थान का दुग्ध उत्पादन भारत में कौन सा स्थान पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा? प्रथम स्थान हो जाएगा। अच्छा, भेड़ की अभिकालीन नस्ल किसका संकरण है? तो भेड़ की अभिकालीन जो नस्ल है आपकी, ये मालपुरा और मेरिनो, रेम्बुलेट। तो साथियों, मालपुरा और मेरिनो इन दोनों से मिलकर ये बनी है आपकी अभिकालीन। पहली बात तो इसके बारे में और आप जान ले कि जो अभिकालीन नस्ल है, अभिकालीन नस्ल आपके विकसित कहाँ से की है? तो विकसित की है आपके अबिकानगर, अबिकानगर टोंक से। कहाँ से विकसित की गई है? अबिकानगर टोंक, ठीक है। अबिकानगर टोंक से आपके विकसित की है। मालपुरा जो है आपके मादा हो जाएगी, और मेरिनो, मेरिनो या फिर रेम्बुले, या फिर आपको देखने को मिलेगा एक शब्द और ऑप्शन में अगर आ जाए तो फ्रेंच मेरिनो,
फ्रेंच मैरिनो भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये एक ही है, इनका मतलब एक ही है। तो मालपुरा, मैरिनो, रेम्बुलेट, रेम्बुले, फ्रेंच मैरिनो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो इनसे मिलकर आपके जो है अभिकालीन नस्ल जो है विकसित की है। कहाँ पर विकसित की? अभी का नगर टोंक में। ठीक है। और बात करें आपकी यहीं से आपके अभिवस्त्र, अभिकालीन हो गई। अभिवस्त्र भी यहीं से आपके विकसित की गई है, अभी का नगर टोंक से। और जिनमें आपके जो संकलन करवाया गया है वो हो जाएंगे, तो वो हो जाएगी आपकी अभिवस्त्र जो है आपकी चोकला मेरिनो के संकरण से विकसित की गई है। अभी वस्त्र दोनों ही एक ही जगह है, तो दोनों से प्रश्न बनेगा, तो आपको दोनों ही याद रखनी है, अभिकालीन और अभिवस्त्र। ठीक है। तो अभिवस्त्र आपकी चोकला मेरिनो, रेम्बिलो, रेम्बुल, फ्रेंच मेरिनो कह सकते हैं। जबकि अभिकालीन में आपकी मालपुरा ली गई है और अभिवस्त्र में आपकी चोकला ली गई है। बड़े आगे आ गया होगा प्रश्न समझ अच्छे से, और व्याख्या भी आपको मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रही है। अच्छा, बकरी की द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? तो बकरी की द्विप्रयोजनी प्रयोजनी जो नस्ल है आपकी जमुनापरी हो जाएगी। जमुनापरी द्विप्रयोजनी नस्ल है इनमें से। निम्न में से भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? तो डॉक्टर संपत कुमारन ने जो है भारत में प्रथम यानी सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किया था। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी विधि स्वर के बधियाकरण में उपयोगी है? तो स्वर के बधियाकरण में आपकी सर्जिकल विधि जो है उपयोगी होती है। कौन सी विधि होती है? सर्जिकल विधि स्वर के बधियाकरण में उपयोगी होती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से जरसिंध नस्ल किसका उदाहरण है? तो जरसिंध नस्ल आपकी क्रॉस ब्रीडिंग का उदाहरण है, और ये इसका क्रॉस करवाया गया था संकरण लाल सिंधी और जर्सी से। जरसिंध, लाल सिंधी, जर्सी। जर्सी से जर से आपके जर्सी, और सिंध से आपकी लाल सिंधी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 115वां, कि खीस का आपेक्षिक घनत्व पूछा गया है हमसे। खीस का आपेक्षिक घनत्व होता है 1.04 से 1.08। खीस में प्राकृतिक अम्लता दूध में ज़्यादा 0.2 से 0.6% होती है, और खीस का हिमांक भी दूध से अधिक होता है, यानी माइनस की 0.603 डिग्री सेल्सियस होता है। और खीस नवजात व बछड़े के शरीर के भार का 1/10 भाग पिलाते हैं। ये लाइन जो है, ये लाइन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये अलग से ही प्रश्न है, ये मान लीजिए, और इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, घोट के पी जाइए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने के पूरे पूरे चांस आपके बनते हैं। लिख कर ले लीजिए, लिख लीजिए। आज की डेट में आपको ये प्रश्न बताया है, एग्जाम की डेट में यानी दिसंबर में हम देखेंगे, तो आपको ये देखने को जरूर मिलेगा कि किस नवजात व बछड़े के शरीर का भार का कितना पिलाना चाहिए? तो 1/10 भाग पिलाना चाहिए। ठीक है। चलिए, मादा पशु में गर्भावस्था परीक्षण कितने दिन बाद करना चाहिए? तो मादा पशु में जो गर्भ धारण किया है या नहीं किया है, तो उसके लिए परीक्षण किया जाता है, तो वो आपके 60 से 90 दिन, यानी कि 2 से 3 मंथ में जो है आप गर्भ धारण का जो गर्भावस्था का जो परीक्षण है वो करवा सकते हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 117वां, कि व्हाइट लेग हॉर्न मूल जो व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी है उसका मूल स्थान कौन सा है? तो उसका मूल स्थान है हमारी व्हाइट लेग हॉर्न का इटली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इटली हो जाएगा साहब। चलिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये आपकी होती है, जब प्रश्न है आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ आपको दे रखा है 3.75 कैलोरी, जो कि मेरे हिसाब से शायद मैंने जितना पढ़ा है 9.3 कैलोरी होती है। तो इस प्रश्न में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप एक बार इस प्रश्न को गूगल जरूर कीजिएगा। मैं इसका 100% इसको करेक्ट नहीं कह सकता। देख मेरे दोस्त, ओरिजिनलिटी बता देनी चाहिए, ये नहीं कि स्टूडेंट को गलत पढ़ा दो। गलत नहीं पढ़ाइए, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं, तो गलत नहीं बताना चाहिए। जहाँ आपको डाउट लग रहा है तो बता देना चाहिए। सभी के पास आजकल फ़ोन है, तो सभी गूगल करके इस प्रश्न को जरूर क्लियर कर लेना। ठीक है। 1 ग्राम दूध बसाव से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और गाय के दूध में कार्बोहाइड्रेट आपके 4.90% होता है, भैंस के दूध में 5.48% होता है। ठीक है। इस प्रश्न को आप गूगल जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए, और फिर कमेंट में बताइएगा क्या ये प्रश्न सही था। इसका आंसर जो है 9.3 कैलोरी रहेगा, या फिर 3.75 यानी 3.75 कैलोरी इसका आंसर रहने वाला है। मैं इसका आंसर नहीं दे सकता 100% राइट, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। तो गूगल जरूर कीजिएगा, है ना।
ठीक है, और फिर कमेंट में आप बताइएगा। मूंगफली की खल से पाया जाने वाला हानिकारक रसायन है, तो मूंगफली की खल में पाया जाने वाला हानिकारक रसायन आपका अल्फा टॉक्सिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मूंगफली की खल में आपके अल्फा टॉक्सिन जो हानिकारक रसायन पाया जाता है, ये है आपका अल्फा टॉक्सिन। ठीक है, चले। इंजेक्शन लगाने से पूर्व सुई एवं लगाने वाले स्थान को किस से साफ करते हैं? तो ये आपकी स्प्रेट होती है, उससे जो है साफ किया जाता है। बरसिए में प्रथम कटाई बुवाई के कितने दिन बाद करते हैं? बरसिए नहीं है ये आपका बरसीम है। बरसीम, ठीक है, बरसीम है। तो बरसीम में प्रथम कटाई बुवाई के कितने दिन बाद करते हैं, आपको बताना है। तो ये है आपके 55 दिन बाद। कितने दिन बाद करते हैं? 55 दिन बाद, 55 दिन बाद जो है प्रथम कटाई और बुवाई के करते हैं। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है आपके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। गाय और भैंस का सामान्य तापक्रम 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भेड़ बकरी का आपके 102 होता है और ऊँट का 99 होता है। घोड़े का 100.5 डिग्री होता है, यानी 100.5 डिग्री घोड़े का होता है। तो इन मुर्गी जो ये जो सामान्य तापक्रम है, श्वसन दर है ना, तो इनको आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करना है सभी की को, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सीधा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाय भैंस का कितना हो जाएगा? 101। 101 गाय भैंस का हो गया, 101.5 हो जाएगा आपका मुर्गी का, और 102 हो जाएगा आपका भेड़ बकरी का। ऊँट का हो जाएगा 99, घोड़े का हो जाएगा 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखना है इनको। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। मुर्गी को चेचक रोग होता है? बिल्कुल होता है, जो कि विषाणु जनित रोग होता है। कैसा होता है? विषाणु जनित रोग आपके मुर्गी में चेचक रोग होता है। वह रोग जिसमें दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है। फिर से आ गया ये कालिया सॉफ्ट, फिर से आ गया कालिया। याद है कि नहीं ट्रिक? पिछली वीडियो जिसने देखी उसको याद होगी कि इस चुरचुरिया को कितनी बढ़िया तरीके से इसको दबाया गया, चुर चुर किया गया था पिछले टेस्ट में, है ना। फिर से एक बार बोल देते हैं, और जिन्होंने जो टेस्ट दिया है और मैंने उसमें याद करवाया है अच्छे से, तो ट्रिक जरूर लिख देना, कमेंट में ट्रिक जरूर लिख देना। ट्रिक थी हमारी कि कालिया शौक से ब्लैक वाटर जहर पीता है। कालिया सेफ्टी से चलना चाहता है, लेकिन कालिया लंगड़ा कर चलता है। लंगड़ा कर चलने की वजह से कालिया गिर जाता है, और गिरने से उसकी फड़ सूज जाती है। फड़ सूजने से जो सूजी हुई फड़ है वहां पर दबाने से कैसी आवाज आती है? चुर चुर की आवाज आती है। तो ब्लैक वाटर इसका नाम है। ठीक है, कालिया शौक से पीता है, यानी कालिया शौक से पीता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि कालिया शौक से पीता है। कालिया शौक से, यानी कालिया सोबियाई। शौक से क्या है? सोबियाई। कालिया से क्या है? कालिया कौन है? क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम सोबियाई रोग कारक है। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चुरचुरिया रोग का जो रोग कारक है वो बताओ, तो क्लास्ट्रीडियम सोबियाई। और दूसरा है क्लास्ट्रीडियम सेप्टिक। तो हमारी ट्रिक क्या थी? कालिया शौक से, यानी शौक यानी कि सोबियाई, कालिया मतलब क्लास्ट्रीडियम, कालिया शौक से पीता है, और कालिया सेफ्टी से चलना चाहता है, तो दूसरा रोग कारक क्या हो जाएगा? क्लास्ट्रीडियम सेप्टिक। ठीक है, कालिया शौक से क्या पीता है? ब्लैक क्वार्टर जहर पीता है। ब्लैक क्वार्टर इसका उपनाम हो जाएगा, जहर बाद इसका उपनाम हो जाएगा। अच्छा, फिर कालिया सेफ्टी से चलता है, तो ये रोग कारक आ गया। पर लंगड़ा कर चलता है। लंगड़ा कर चलता है मतलब लंगड़ी इसको कहा जाता है, उपनाम हो जाएगा। फड़ सूजन इसका उपनाम हो जाएगा, फड़ सूजती है यानी फड़ सूजन, और फड़ सूजने से उसके सूजन से चुर चुर की आवाज आती है, यानी कि चुरचुरिया हो जाएगा। तो क्या पूछा है इसमें कि वह रोग जिसमें दबाने पर चुर चुर की आवाज आती है, जहरबाद हो जाएगा, ब्लैक क्वार्टर हो जाएगा, लंगड़ी हो जाएगा, चुरचुरिया हो जाएगा, फड़ सूजन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की व्याख्या मुझे लगता है आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी। अच्छा, 125वां प्रश्न है कि फाइजर फीवर फॉर्मूला किस रोग में रामबाण दवा है? तो फाइजर फीवर फॉर्मूला जो है आपके दुग्ध ज्वर में जो है रामबाण दवा है। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने नेक्स्ट प्रश्न है आपका 126वां कि मस्ती वैक्सीन का टीका किस रोग की रोकथाम में लगाया जाता है? तो मस्ती वैक्सीन का टीका जो है आपके थनैला रोग हो जाता है, इसमें लगाया जाता है। थनैला रोग को स्तनशोथ, गारगेट, आयन का शीत रोग भी कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। तो डायरेक्ट जीवाणु आपसे पूछा जा सकता है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकाई थनैला, थन पकड़ता है स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, स्ट्रेप्टो जो कोकाई है वो थन पकड़ता है। ठीक है, और
इसके उपनाम भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि उपनाम से भी प्रश्न बनता है। तो थनैला को स्तनशोथ कहते हैं, गारगेट कहते हैं, अयन का शीत भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, किसी भी विषय पर अधिकतम जानकारी किस माध्यम से मिल सकती है? तो ये आपके फ़ोल्डर के माध्यम से मिल सकती है। किसी भी विषय पर अधिकतम जानकारी है उसके फ़ोल्डर से मिलेगी। ठीक है? जब प्रसार शिक्षा का कार्यक्रम जो गुण है वो क्या है? तो वो आपका दोहरा प्रवाह है, निरंतर शिक्षा है। प्रसार शिक्षा के जनक जॉन पॉल लेगन है, और भारत में प्रसार शिक्षा के जनक डॉक्टर एन सिंह हैं। तो भारत में कौन है? डॉक्टर एन सिंह हो जाएंगे। और वैसे अगर पूछा जाए तो मतलब विश्व में तो जॉन पॉल लेगन है। ठीक है, भारत में कौन है? तो डॉक्टर के एन सिंह। प्रसार शब्द लैटिन भाषा का शब्द एक्सटेंशन से बना, जिसका अर्थ होता है स्ट्रेचिंग। चलिए, नेक्स्ट है आपका राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो सबसे पुराना पशु मेला आपका तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का मेला। ठीक है, चलिए, वर्मी कंपोस्ट निर्माण में उपयोगी केंचुए हैं। तो वर्मी कंपोस्ट में आपके एपीजिक जो केंचुए हैं वो उपयोग में लिए जाते हैं। केंचुए वर्मी कंपोस्ट में यूज किए जाते हैं। और यदि किसी पशु की आयु 5 वर्ष है और उसके सींगों पर छल्लों की संख्या आपको दी हुई है, तो कितनी होगी? उसकी होगी 5 वर्ष आयु है तो सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कि पशु के सींग पर प्रथम छल्ला 3 वर्ष की आयु में बनता है, और उसके बाद प्रतिवर्ष एक छल्ला बनता है। तो पशु की उम्र निकालने की सबसे उपयोगी विधि आपके वैसे तो दांत सूत्र है, क्योंकि छल्लों को घिस दिया जाता है। तो छल्लों को कैसे आप गिनेंगे कि आपने गिना एक छल्ला, ठीक है, तो उसमें आपको क्या कर लेना है? +2 कर लेना है। यानी कि एक छल्ला गिना है तो आपकी पशु की एज जो हो जाएगी कितनी? तो उम्र ज्ञात आपको छल्लों के से करनी है, तो आपको देख लेना है कि जो पशु के सींग हैं, पशु के जो सींग हैं, इन पर जो छल्ले बने हुए होते हैं, उनकी संख्या आपको देख लेनी होती है। इस प्रकार से जैसे 1 बना है, 2 बना है, 2 छल्ले बने हैं। तो 2 छल्ले बने हैं तो आपको क्या करना है? +2 कर देना है। जितने छल्ले बने हुए हैं उनमें +2 कर देना है और पशु की उम्र आपको पता चल जाएगी। जैसे 2 छल्ले बने हुए हैं तो +2 करिए, आपके जो है एज कितनी हो जाएगी? 4 साल का पशु है। अच्छा, यहाँ प्रश्न क्या था हमारा कि पशु की आपको उम्र दे रखी है, उसमें से सींगों पर छल्लों की संख्या कितनी पूछी है, तो आपको क्या करना है? -2 कर देना है। भई, आपको वर्ष एज दे रखी है और छल्लों की संख्या बतानी है, तो -2 कर दीजिए। 5 में से 2 गए तो 3, 3 छल्ले बचे। अगर आपको यहाँ पर दे रखा होता कि 3 छल्ले हैं, तो आपको एज बतानी है, तो आप +2 कर देते, तो आपका 5 वर्ष हो जाता। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न को घुमा फिरा कर दे तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है और अच्छे से करना है, ठीक है? +2 कर देना। अगर वर्ष दी हुई है तो -2 कर दीजिए, छल्लों की संख्या पूछी है तो -2 कर दीजिए, और अगर पूछी है एज, छल्लों की आपको संख्या दी हुई है प्रश्न में, तो आपको +2 कर देना है। वैसे जो सर्वोत्तम विधि होती है वो दांत सूत्रों की विधि होती है, ठीक है? क्योंकि पशुपालन क्या करते हैं, कभी-कभी इन छल्लों को रेती के माध्यम से घिस दिया जाता है, जिसमें आपको छल्ले जो है आप धोखा खा जाते हैं। ठीक है? 132वां प्रश्न है आपका कि बछड़ों में सभी अस्थायी अग्र चर्वण दांत कब निकलते हैं? तो ये निकलते हैं आपके 30 दिन में। कब निकलते हैं? 30 दिन में, यानी 1 महीने में आपके बछड़ों में सभी अस्थायी अग्र चर्वण जो दांत होते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं, निकल जाते हैं। आइए, प्रश्न नंबर 133वां है आपकी स्क्रीन पर कि पुष्टि संरक्षण योजना में ऊँट पालकों को ऊँटनी के प्रजनन पर कितनी राशि देय है? तो ये है आपके 10,000, 10,000 की राशि दी जाती है। और कितनी किस्तों में दी जाती है? तो ये 2 किस्तों में आपको मिलती है अब, 2 किस्तों में, ठीक है? 2 किस्तों में आपको मिलती है। श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। साथियों, क्रांतियों के लिए मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, 4-5 मिनट की वीडियो है, जिसमें आपको सभी क्रांतियों को, जो बिखरी हुई क्रांति है जहाँ से इंपॉर्टेंट डायरेक्ट प्रश्न उठता है, उन क्रांतियों को एक ही जगह दे रखा है, जिसमें आपको 4 से 5 मिनट की वीडियो है पूरी। 4-5 मिनट में आपकी सभी क्रांतियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बता रखा है। तो उस वीडियो को जरूर देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगी वो, है ना? तो उसको आप जरूर देखें, ठीक है? चलिए, बढ़ते हैं आगे। आपके प्रश्न नंबर 135 है, पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है। तो कहाँ पर जो पशु आहार संयंत्र स्थापित नहीं है? तो ये आपके धौलपुर में नहीं है। बाकी आपके जोधपुर में है, भरतपुर में है, जयपुर में है, लेकिन धौलपुर में नहीं है, ठीक है? मादा सुअर का पाली या ताप में आने की जो जांच की जाती है, वो आपके राइडिंग टेस्ट के माध्यम से की जाती है। किससे की जाती है? राइडिंग टेस्ट किया जाता है। मादा सुअर में पाली या ताप में आने की जब जांच की जाती है तो राइडिंग टेस्ट किया जाता है। मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति हिमेचूरिया कहलाती है। हिमेचूरिया कहलाती है। किस जानवर में सीमन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सीमन की मात्रा आपके सुअर में जो है सर्वाधिक पाई जाती है। सीमन की मात्रा किसमें होती है सर्वाधिक? सुअर में आपके सीमन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है।
पशुओं में जोड़ों संबंधी अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो जोड़ों संबंधी जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है आपके संधि विज्ञान में। संधि विज्ञान में पशुओं में जोड़ों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किस की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो ये आपके विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी है? तो सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी वो थी हमारी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक दवा हमारी थी और है। चलिए, 142वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बकरी की जखराना नस्ल में दुग्ध देने का समय कितने दिन का होता है? तो ये होता है आपका 170 से 180 दिन का जो है जखराना जो नस्ल है वो आपके दूध देने का समय रहता है। पशुओं में किस उम्र तक सभी प्रकार के दांत निकल आते हैं? तो पशुओं में जो है आपके 4 वर्ष की एज में सभी प्रकार के जो दांत है वो जो निकलने होते हैं वो सभी निकल आते हैं। ठीक है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए पशु को चारा कितने घंटे पूर्व में खिलाना चाहिए? तो ये आपके 1 से 2 घंटे पहले आपको पशु को आप जो है खाना खिला दीजिए, पशु को चारा खिला दीजिए, आपको स्वच्छ दूध जो है उपलब्ध हो जाएगा। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में भैंसों की संख्या पूछी गई है। तो भैंसों की संख्या है 20वीं पशु गणना के अनुसार 139 लाख, 139 लाख। वर्तमान राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं तो ये हो जाएंगे आपके श्री श्री जोराराम कुमावत जी। श्री जोराराम कुमावत जी जो है वर्तमान राजस्थान के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री है। और इनसे जो है अभी फिलहाल में आपको पता है कि कल के न्यूज़पेपर में आप देखेंगे कि इनसे मुलाकात की है गौरव सिंह घाणेराव सर की टीम ने, यानी जीजीडी की टीम ने। तो वो था आपके पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए ही मुलाकात की है, जिसमें आपके जो सिलेबस है उसको विस्तृत रूप से जारी करने के लिए इनसे अनुरोध किया है। और जल्द ही आपको देखने को भी मिलने के पूरे पूरे आसार हैं कि हमारे पशुपालन वाले विद्यार्थियों के लिए पशु परिचर की परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। तो इनके लिए अब कम से कम इतना तो करें भाई कि पहली बात तो एग्जाम को ही पता नहीं क्या तारीख पे तारीख दे दी इन्होंने, लेकिन ठीक है, अब विस्तृत सिलेबस जारी किया जाए। तो उसके लिए इनसे अनुरोध किया गया है और बाकी की जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। ठीक है। जौहराराम कुमावत जी से हम भी अनुरोध करते हैं भाई साहब, अगर आपके पास हमारी आवाज़ पहुंचती है तो प्लीज़ पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए विस्तृत सिलेबस जरूर जारी करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। गरीब की गाय किस नस्ल की गाय को कहते हैं? तो राठी गाय को आपके गरीब की गाय कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका दूध निकालने के लिए गाय के पैर पूंछ को बांधना नूजना कहलाता है। जो दूध निकालते समय गाय के पैर और पूंछ को बांध दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि गाय क्या है कि पूंछ को बार बार हिलाते बुलाती रहती है तो उससे प्रॉब्लम होती है ना, मिट्टी वगैरह कर देती है, तो कभी कभी उसकी पूंछ को बांध दिया जाता है। तो उस जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है नूजना। ठीक है। 149वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। मुर्गी की नस्ल जिसमें टांगे व चोंच पीली व रंग सफेद होता है वो कहलाती है आपकी व्हाइट लेगहॉर्न। व्हाइट लेगहॉर्न रंग सफेद होता है लेकिन टांग चोंच पीली होती है और रंग सफेद होता है, इसीलिए तो व्हाइट। और लेगहॉर्न, लेगहॉर्न यानी कि लेग जो है आपके हॉर्न मारती हुई पीले कलर की होती है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है। और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, 150वां प्रश्न की पनीर निर्माण में सर्वाधिक उपयोग दुग्ध होता है? जो ये होता है आपका गाय के दूध का उपयोग सर्वाधिक होता है। लास्ट में आपको पनीर खिला दिया है। ठीक है। अब बनाइए पनीर और मस्त खाइए गाय के दूध का। ठीक है। तो ये थी आज की हमारे टेस्ट कंप्लीट होता है, टेस्ट नंबर 10। और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको साझा ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ आप हमसे बातें कर सकते हैं। कोई भी चर्चा आपको करनी हो किसी भी मुद्दे को लेकर तो आप हमसे चर्चा ज़रूर कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको बायो में मिल जाएगी और वहीं से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे। पीडीएफ की आपको आवश्यकता है तो आप पीडीएफ बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए तो मैं आपको पीडीएफ से उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि नेक्स्ट टेस्ट के साथ। और मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की जो शॉर्ट्स मिलती है मुझे उम्मीद है कि आप उनको देख रहे होंगे और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि वहां से आपको सीधा करंट का प्रश्न देखने को मिलने वाला है। चलिए तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमसे जुड़ जाएंगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे साथी। और यही तो है ना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, सब है।